नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में, आपके साथ शोभना यादव। और मातृभूमि की शुरुआत आज की बेहद गंभीर और बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हथियारों से भरी नाव मिलने के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र एटीएस के चीफ विनीत अग्रवाल मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। एटीएस चीफ यानी एंटी टेरर स्क्वाड के जो चीफ है, उनका कहना है कि पुलिस आतंकी एंगल की जांच कर रही है। रायगढ़ के हरिहरेश्वर बीच पर मिली नाव से 3 AK-47 राइफल, 248 कारतूस बरामद हुए हैं। ये नाव ब्रिटेन में रजिस्टर्ड है। ये देखिए आप तस्वीरें, ये वो नाव जो रायगढ़ में समुद्र के बीचों बीच मिली है। संदिग्ध नाव पर हथियार लदे हुए थे, आप देख सकते हैं 3 AK-47, और ये नाव ब्रिटेन में रजिस्टर्ड है। बोट के जो मालिक है वो ऑस्ट्रेलियाई महिला है। तो बड़ी खबर इस समय की, रायगढ़ के हरिहरेश्वर बीच पर ये नाव मिली है जिसमें से 3 AK-47 राइफल और 248 कारतूस बरामद हुए हैं। मुंबई में जब हमला हुआ था 26/11 का हमला, तब भी इसी तरीके से एक नाव से आतंकवादियों ने प्रवेश किया था मुंबई में और एक के बाद एक कई इमारतों को निशाना बनाया था। 4 दिन तक ये आतंकी घटना चली थी और अब एक इस नाव का मिलना, सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क इस नाव को लेकर। और इस नाव में 3 AK-47 राइफल और 248 कारतूस मिले हैं और ये नाव ब्रिटेन में रजिस्टर्ड है। रायगढ़ में जो संदिग्ध नाव मिली है उस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस घटना की जानकारी मिलते ही नाकाबंदी कर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस जांच में जुटी हुई है। फडणवीस ने यह भी बताया कि नाव के मालिक का पता चल गया है और वो एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है। वर्धन में एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और एटीएस ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में यह ध्यान में आया है कि इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है और ये बोट मस्कत से यूरोप की ओर जा रही थी और करीब 26/6/2022 को इस बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी। उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। उस समय हाई टाइड होने के कारण इस बोट को उसका टोइंग नहीं किया जा सका और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस सारी चीज़ों की पुष्टि की है। फिर भी हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीज़न चल रहा है। ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है। किंतु अब बोट के बारे में पुख्ता जानकारी हमारे पास आ गई। तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जानकारी देते हुए कि ये बोट बहकर आ गई, लेकिन उसके बाद भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। 2 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जितेंद्र दीक्षित मुंबई से और मृत्युंजय सिंह जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे गेटवे ऑफ इंडिया से। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में एक और नाव मिली है। अभी सुबह एक नाव हथियारों के साथ मिली और भरणखोल तट से एक और नाव मिली है। ये बड़ी खबर इस समय की मृत्यु हम आपको बता रहे हैं मातृभूमि में।
और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। सीधे आपको लिए चलते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उनको रिटेंशन करनी है, वहीं पर उनको रखना है, उससे बाहर नहीं करना है। उनकी घुसपैठियों को वहीं पर रखने की इजाजत वहीं तक ही थी। क्यों अरविंद केजरीवाल जी इतने दयालु हुए कि जो टेंट में रहते हैं उनको फ्लैट देने का काम अरविंद केजरीवाल जी रोहिंग्या घुसपैठियों को करने की बात कर रहे हैं, लिख के दे रहे हैं उनके अधिकारी। तो ये कहां किसने लिख के दिया था कि उनको फ्लैट देने? अगर वो तंबू में पहले रहते थे तो क्या उनको फ्लैट देने का काम किया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल जी इतने दयालु रोहिंग्या घुसपैठियों पर क्यों, क्या जवाब देंगे? हम जब सत्ता में नहीं थे तब भी और आज जब सत्ता में है तब भी एक ही नीति है, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सुरक्षा प्रथम। राष्ट्र की सुरक्षा को हम सबसे आगे लेकर चलते हैं, इंडिया फर्स्ट की नीति को लेकर चलते हैं। लेकिन कुछ लोग जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जैसी लोग सरकार बनाते हैं, उनके लिए रोहिंग्या घुसपैठियों प्राथमिकता हो जाती है। हमारे लिए राष्ट्र सुरक्षा आज भी प्राथमिकता है, आगे भी प्राथमिकता रहेगी। पहले भी ऐसे कदम उठाए गए थे, बावजूद इसके ऐसे फिर आ जा रहा है। जब मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा की अभी बात कही तो मैं एक बात आपको और स्पष्ट कर दूं, चाहे घुसपैठियों की बात हो या बाकी बात हो, आतंकवाद की बात हो, हम कड़ी कार्रवाई भी करते हैं। जब यूट्यूब के माध्यम से या वेब पोर्टल्स के माध्यम से कोई देश के लोगों में भय भ्रम फैलाने का काम करता है और देश को बांटने का प्रयास करता है, इससे भी देश की सुरक्षा को खतरा होता है, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय से हमने पिछले 4 महीनों में लगातार कार्रवाई करते हुए 102 से ज्यादा ऐसे यूट्यूब चैनल्स को और बाकी पोर्टल्स पर रोक भी लगाई है, जिनके लाखों से नहीं करोड़ों लोग उनको देखते हैं। यानी मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूं एक बात को, गृह मंत्रालय ने बड़ा स्पष्ट करके कहा है कि रोहिंग्या घुसपैठियों को जो पहले की स्थिति थी वैसे ही उनको ना यहाँ का नागरिक माना जाएगा, उनको वापस भेजा जाएगा। विदेश मंत्रालय के साथ बातचीत करके लगातार काम जारी है। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, सदन में भी कहा, बाहर भी कहा है, और जो गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, आखिरी स्टेटमेंट वही है। तो बड़ी खबर इस समय की, अनुराग ठाकुर ने साफ किया कि सरकार का स्टैंड यही है कि रोहिंग्या को वापस भेजा जाएगा, वो डिटेंशन सेंटर तक ही सीमित रहेंगे। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी हमला बोला कि टेंट में रहने वालों को फ्लैट देने का झांसा क्यों दे रहे हैं, कि बात क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और रोहिंग्या पर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, रोहिंग्या को वापस भेजा जाएगा। और बड़ी खबर आज की यही है कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हथियारों से भरी हुई नाव मिली है। हालांकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ये नाव बहकर आ गई है, एटीएस हाई अलर्ट पर है। जो चीफ है एटीएस के विनीत अग्रवाल, वो मौके के लिए रवाना हो गए हैं। और महाराष्ट्र में एक और संदिग्ध नाव मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जितेंद्र दीक्षित और मृत्युंजय, 2 सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर। और महाराष्ट्र में ही 2 संदिग्ध नाव मिलने के बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, ये एक और नाव मिलने की बात भी सामने आ रही है रायगढ़ के पास से, क्या जानकारी उस नाव को लेकर? शोभना, ये हम पहले से ही बता रहे हैं कि कुल 1 नहीं 2 नावें बरामद हुई थी, एक हरिहर के समुद्र तट के पास में और एक दूसरी उससे करीब में। जो दूसरी नाव है वो एक लाइफ बोट है और उसमें कोई शख्स बरामद नहीं हुआ, वो भी लावारिस तौर पर बरामद हुई है। जो पहली बोट बरामद हुई जिसमें से कि हथियार मिले हैं, उस मामले में अब ये साफ होता नजर आ रहा है कि कोई आतंकी साजिश नहीं है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल भारत की कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर खड़ा हो गया है। खास करके कोंकण के समुद्र तट की बात करें तो 3 तरह की तटीय सुरक्षा होती है। पहला लेयर होता है महाराष्ट्र पुलिस की कोस्टल सिक्योरिटी का, उसके बाद अगला लेयर होता है कोस्ट गार्ड का और फिर लेयर होता है इंडियन नेवी का। तो ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है कि मस्कत से कोई शिप जो है, कोई बोट ड्रिफ्ट होकर आ जाता है, करीब 1000 नॉटिकल माइल पार करता है, ओमान की समुद्री सीमा को पार करता है, पाकिस्तानी समुद्री सीमा को छूता है, फिर भारतीय समुद्री सीमा में प्रवेश करता है। लेकिन इन तीनों ही एजेंसियों को उसकी भनक नहीं लगती। 3 AK-47
AK-47 राइफल्स और इसके अलावा करीब 225 कारतूस वो बहकर भारत में पहुंच जाते हैं, समुद्र तट पर लगते हैं, लेकिन हमारी कोस्टल सिक्योरिटी के मैकेनिज्म को कोई अलर्ट नहीं मिलता है, उनके कान नहीं खड़े होते हैं। और खास करके जिस जगह पर यह बरामद हुआ है, मैं आपको बता दूं, 12 मार्च 1993 को जो बम धमाके कराने के लिए जो IDX उतरा था और उसके साथ जो हथियारों की खेप उतरी थी, वो इसी इलाके में श्रीवर्धन के पास ही उतारी गई थी। 2 बार भारत समुद्री रास्ते से आतंकी हमले झेल चुका है, 12 मार्च 1993 को और इसके बाद 26 नवंबर 2008 को, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि हमारी समुद्री सुरक्षा की हालत ऐसी है। बिल्कुल ठीक है जितेंद्र, मैं मृत्युंजय का मैं रुख करना चाहूंगी। मृत्युंजय, हालांकि उप मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं कि नाव बहकर आ गई है, लेकिन इस नाव में कसाब भी तो हो सकता था ना। एक कसाब का दंश तो मुंबई पहले ही झेल चुकी है, अब इस तरीके की नाव मिलना, जैसा कि जितेंद्र दीक्षित कह रहे हैं कि देखिए सुरक्षा एजेंसियों के काम करने पे उनके तरीके पर तो सवाल उठते ही है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है? हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, कि ये बहकर आ गई है, लेकिन जांच चल रही है। क्या जानकारी आपके पास? शोभना, चूंकि आपने कसाब का जिक्र किया, वही आतंकी कसाब और उसके साथी जिन्होंने मुंबई को दहलाया था, तो मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर मौजूद हूं, मेरे ठीक बैकड्रॉप पर जो आप जगह देख रही हैं, यही वो कफ परेड का जगह है, फिशिंग इलाका है, मच्छी मारों की संगठना यहाँ पर है, मछुआरों का घर वहां यहाँ पर है। इसी जगह पर कसाब और उसके साथी यहाँ उतरे हुए थे, उन्होंने मुंबई को दहलाया। तो समुद्री रास्ते से मुंबई और महाराष्ट्र को खतरा पहले भी रहा है, चाहे 1992 के सीरियल बम धमाकों की बात की जाए या फिर 2008 के मुंबई आतंकी हमले की बात की जाए। इसीलिए जब भी कोई खतरा समुद्र के रास्ते से आता है तो सभी एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं। अब एजेंसियों के कान निश्चित तौर पर मैं आपको रोक रही हूं मृत्युंजय। ATS चीफ विनीत अग्रवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। मैं इस नाव को लेकर जानकारी चाहूंगी कि क्या ये सच में पानी में बहकर आ गई थी या कोई और साजिश आप इसके पीछे देख रहे हैं? हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये यहाँ कैसे पहुंची। पानी से बह के भी आई है तो भी इसने इंडियन वाटर्स में काफी दूरी तय की है, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और 3 वेपन्स हैं, AK-47 है, राउंड है, तो ये हम सारा मामला जांच कर रहे हैं। विनीत जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ये जो AK-47 है, ये कहाँ की मेक है? ये किस देश की बनी हुई राइफल्स हैं? ये कहा जा रहा है कि भाई ये यूरोप जा रही थी, पानी से बहकर ये आ गई। इस थ्योरी पर, क्योंकि आपका एक लंबा चौड़ा अनुभव है पुलिस में, इस थ्योरी से आप कितना सहमत हैं? नहीं, कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो क्रू था उसको शायद रास्ते में रेस्क्यू किया गया और ये बोट जो है ये रेस्क्यू नहीं हो पाई, ये बोट ड्रिफ्ट हो गई। अभी तक तो यही लग रहा है, लेकिन 3 कैसे हैं इसके बारे में हम, एक होती तो समझ सकते थे, 3 वेपन्स हैं जी। दो संदिग्ध नाव की बात सामने आ रही है। एक नाव में तो ये हथियार बरामद हुए हैं, एक और नाव कही जा रही है कि वो भी संदिग्ध स्थिति में मिली है। उसको लेकर क्या जानकारी? नहीं, उसके लिए कोई जानकारी नहीं है। अभी तो हमारी निगाह में ये एक बोट है। तो क्या आप अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के भी संपर्क में हैं? क्योंकि जिस रास्ते से ये बोट बहकर आई है, कहा जा रहा है यूरोप जा रही थी, तो क्या बाहर के देशों की एजेंसियों के संपर्क में आप हैं जांच को आगे बढ़ाने के लिए? हाँ, इसमें ATS हम लोग केस रजिस्टर कर रहे हैं जी, और केस रजिस्टर करके इसका जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होगा वो किया जाएगा। जो कंपनी है जिसकी जो इसमें कुछ लिटरेशन मिला है, वो जिस कंपनी का है उससे भी बात की जाएगी, बोट का मालिक कौन है उससे भी बात की जाएगी, और कौन क्रू मेंबर्स थे उनसे भी हम तहकीकात करेंगे। ठीक है विनीत जी, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र को दहलाने की कोशिश कई बार समुद्र के रास्ते ही होती है। 26/11 का भी आपको हमला याद होगा। ऐसे में क्या ये माना जाए कि समुद्र की सुरक्षा को लेकर, उस समुद्री सीमा की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों से कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है कि इतनी बड़ी खेप जो है वो भारतीय समुद्र की सीमा में आ गई और खबर तब मिली जब वो बीच पर पहुंच गई? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कोई चूक हुई ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शायद जो रेस्क्यू किया गया था और रेस्क्यू करने के बाद कोस्ट गार्ड को इसके बारे में शायद कुछ पता था, तो वी आर टॉकिंग टू कोस्ट गार्ड ऑल्सो जी। तो लेकिन रफ वेदर होता है तो बोट ड्रिफ्ट हो जाती है। इसमें कोई सुरक्षा में चूक हुई है ऐसा कहना ठीक नहीं।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनीत जी हमसे बात करने के लिए। और विनीत अग्रवाल एटीएस चीफ यही जानकारी दे रहे हैं कि जांच चल रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनके भी संपर्क में चूक से हालांकि वो इनकार कर रहे हैं। मृत्युंजय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आपको मैंने रोका था, आपने सुन लिया एटीएस चीफ को, जांच चल रही है लेकिन ये मामला बेहद गंभीर है। निश्चित तौर पर विनीत अग्रवाल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण पहली लाइन जो कही वो बहुत मायने रखती है कि 1000 माइल की दूरी तय करके बोट यहां तक आना, ये बड़ी चिंता की बात है। भले कोस्ट गार्ड ने उसको इंटरसेप्ट किया होगा, लेकिन कहीं न कहीं मानिए कि अगर इस बोट पर लोग ही सवार होते तो ये कितना बड़ा खतरा हो सकता था, और इस खतरे को हम सब देख चुके हैं और इसका खामियाजा हम सब भुगत चुके हैं। तो कहीं न कहीं ये जरूर चिंता की बात होगी। रही बात जो प्राथमिक जानकारी अब तक सामने आई है कि ये जहाज ओमान के पास में 6 जून 2022 की बात कही जा रही है, तब से ये जहाज जो है वो पानी के लहरों में बह गया, इंजन इसका फेल हो गया था, क्रू को बचा लिया गया, लेकिन जो ये जहाज है वो बहते हुए महाराष्ट्र के समुद्री किनारे तक पहुंच गया। तो कहीं न कहीं ये जो फैक्ट्स है इसको वेरीफाई करने की जरूरत है, और निश्चित तौर पर जो एजेंसियां हैं वो ये काम कर रही हैं, इस फैक्ट्स को वेरीफाई किया जाएगा। साथ ही साथ जो हथियार मिले हुए हैं उसमें नेपच्यून कंपनी का नाम लिखा हुआ है। आपको बता दें कि जो नेपच्यून कंपनी है ये इंटरनेशनल सी मैरीटाइम में सिक्योरिटी उपलब्ध कराने का काम करती है। तो वाकई में नेपच्यून कंपनी से भी वेरीफाई किया जाएगा कि क्या वाकई में ये हथियार आप ही के दिए हुए हैं, किस उद्देश्य से दिए गए थे, कहां के लिए दिए गए थे और किनको दिए गए थे। तो ये चीजें निश्चित तौर पर एजेंसियां वेरीफाई करेंगी। जैसा उप मुख्यमंत्री खुद बता चुके हैं कि राज्य की एजेंसी हो या फिर केंद्रीय एजेंसी, तमाम एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। पर रही बात मौजूदा हालात की, तो देखिए इस समय त्योहारों का सीजन है और मुंबई और महाराष्ट्र में खतरे की घंटी हमेशा बजी रहती है, चिंता की बात हमेशा बनी रहती है। ऐसे पर उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि हर प्रकार के कदम उठाए गए हैं, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होगी, और तमाम एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है, राज्य को अलर्ट पर रखा गया है, जगह जगह नाकाबंदी कर जांच भी की जा रही है। तो ऐसे पर सिर्फ यह जानकारी, प्राथमिक जानकारी कि एक नाव आई है जिस पर 3 AK-47 मिले हैं, 248 कारतूस मिले हैं, इतने पर यह जांच का दायरा सीमित नहीं रहने वाला है। निश्चित तौर पर चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो या अन्य एजेंसियां हो, ये जांच का दायरा आगे बढ़ाएंगी और आगे भी जांच इस पर करती रहेंगी। जाहिर सी बात है, यकीनन ये तो आप भी जानते हैं कि ये बहुत गंभीर मामला है, बंदूकों का मिलना, और तब जब मुंबई को इस तरीके से 26/11 के हमलों में दहलाया गया था। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ बताया, क्या कुछ जानकारी मीडिया को दी, वो सुनना बेहद जरूरी, उसे सुन लेते हैं। वर्धन में एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और ATS ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में यह ध्यान में आया है कि इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है और ये बोट मस्कत से यूरोप की ओर जा रही थी और करीब 26/6/2022 को इस बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी। उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। उस समय हाई टाइड होने के कारण इस बोट को उसका टोइंग नहीं किया जा सका और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस सारी चीज़ों की पुष्टि की है। फिर भी हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीज़न चल रहा है। ऐसे समय
कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है। किंतु अब बोट के बारे में पुख्ता जानकारी हमारे पास आ गई। तो उप मुख्यमंत्री को आपने सुना, सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख करना चाहूंगी, हमारे दो सहयोगी सभी फील्ड से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र दीक्षित, सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, इसका मतलब महाराष्ट्र सरकार किसी भी तरीके के चूक नहीं करना चाहती, हर तरीके का एहतियात बरतना चाहती है, जैसा भी मुंबई का इतिहास रहा है उसको देखते हुए। शोभना, इस वक्त मेरे मन में दो विरोधाभासी ख्याल आ रहे हैं। एक ख्याल तो यह है कि राहत की बात है कि अब तक जो कुछ भी सामने आया है उससे कोई आतंकी साजिश नजर नहीं आ रही है। ये एक दुर्घटना कह सकते हैं कि ये बोट जो है ड्रिफ्ट होकर यहां पर आ गई। लेकिन दूसरी तरफ एक चिंता का ख्याल भी है। चिंता इसलिए कि हमारी कोस्टल सिक्योरिटी, दो आतंकी हमले जो समुद्र के रास्ते से हुए उनको झेलने के बावजूद भी इतनी लचर नजर आ रही है। आप सोचिए कि 3 लेवल की सिक्योरिटी है। महाराष्ट्र की कोस्टल पुलिस का पहला लेयर है, उसका अगला लेयर है कोस्ट गार्ड का और उसका अगला लेयर है इंडियन नेवी का। इन 3 लेयर्स के बावजूद 1000 नॉटिकल माइल का फासला तय करके मस्कत से एक बोट जिसमें कि AK-47 जैसे हथियार हैं और बड़े पैमाने पर उसमें गोलियां लदी हुई हैं, वो आकर कोंकण के तट पर लग जाती है और हमारी किसी एजेंसी को पता नहीं चलता है। ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। हालांकि एहतियातन जो है अब सब जगह अलर्ट किया जा रहा है और नाकेबंदी की जा रही है, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने बताया। और हर बार त्योहार पर तो इस तरह के इंतजाम होते ही हैं। कल के दिन महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा त्योहार है, जन्माष्टमी का त्योहार, और उसके पहले इस जैसी घटना होना जाहिर तौर पर चिंता बढ़ाती है और सुरक्षा एजेंसियों को अपनी कमर कसने के लिए कहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है इंटेलिजेंस की और सतर्कता की, और जो मुझे लगता है कि उस मामले में चूक हुई है, यह साफ नजर आ रही है। बिल्कुल जितेंद्र, ये बहुत वाजिब सवाल आप उठा रहे हैं और मैंने भी जब ATS चीफ से पूछा कि इसमें किसी तरीके की चूक है तो उन्होंने पल्ला झाड़ा इस बात से, जिम्मेदारी से। उन्होंने कहा नहीं, कोई चूक नहीं है, हाई टाइड है इसलिए बहती हुई आ गई है। लेकिन आप बहुत वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं 1000 नॉटिकल माइल्स चलकर एक नाव भारत की सीमा में आ जाती है और जब वो बीच पर पहुंचती है तब पता चलता है। इतना बीच जो समुद्र का रास्ता था उसमें कहीं कोई उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, कोई उस बोट को पॉइंट आउट नहीं कर पाता। जब वो बीच पे आ जाती है तब हमें पता चलता है। मैं मृत्युंजय का रुख करना चाहूंगी। मृत्युंजय, हाई अलर्ट की बात की जा रही है, जन्माष्टमी है, कल त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है, इस तरीके की नाव मिलना कहीं ना कहीं चिंताजनक है हमारे लिए भी, सुरक्षा बलों के लिए भी, तमाम इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के लिए भी। किस तरीके का अलर्ट अब मुंबई में आपको देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरे राज्य को अलर्ट पर रखा गया है। अलर्ट कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि जो मुंबई के चेक इन पॉइंट्स है, जो प्रवेश द्वार हैं, ऐसे जगहों पर जो जांच थोड़ी बढ़ा दी गई है। गाड़ियों की बाकायदा चेकिंग की जा रही है, संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है, जो सामान का ट्रांसपोर्टेशन है ऐसे गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। हालांकि एक रूटीन प्रोसेस भी है, क्योंकि आमतौर पर त्योहारों के समय जब अलर्ट होता है तो इस प्रकार के कदम महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस उठाती है। लेकिन हम बात करें जिस प्रकार से बोट जो है वो बहकर समुद्र के किनारे तक पहुंच आई। शोभना, आपको बता दें कि कोई पहला वाकया भी नहीं है कि इस प्रकार से अबेंडन शिप हो या इस प्रकार की नाव जो है वो बहकर समुद्र के किनारे तक पहुंच जाए। मुंबई में आपको बता दें कि मुंबई के जुहू चौपाटी पे, जहां हजारों लोग घूमने आते हैं, मुंबई के जुहू चौपाटी पर भी एक बार एक मर्चेंट वेसल MV विजडन नाम का था, वो बहकर आ गया था। और इसकी सूचना लोकल लोगों ने पुलिस को दी कि एक बहुत बड़ी जहाज, 180 मीटर की जहाज जो है वो समुद्र के किनारे पर आ गई। अब वो इतना किनारे पर आ गई थी जहाज की बाकायदा लोग चलकर जाकर उस पर फोटो खिंचा रहे थे। तो इस प्रकार की निश्चित तौर पर सुरक्षा में चूक है। जैसा सहयोगी बता रहे हैं कि 3 लेयर की सिक्योरिटी, अगर हजारों मीटर का माइल्स की दूरी तय करके कोई नाव समुद्र के किनारे तक पहुंचती है, उस पर एम्यूनेशन है, AK-47 है, बस यही गंभीरता है। ये कोई आम नाव नहीं है मृत्युंजय, और चिंता इसीलिए बड़ी हो जाती है कि 3 AK-47 और 200-250 उसमें जो है कि कारतूस मिलते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना घातक, कितना फेटल हो सकता था अगर इसका कोई इस्तेमाल या गलत हाथों में ये लग जाती। गांव में पानी आ जाएगा, रहने की दिक्कत, पशुओं की दिक्कत हो जाएगी, चारे वगैरह की। कोई बीमार हो गया, कोई वो हो गया तो समझ लीजिए खटिया में लाद के लेके जाना पड़ता है। लोग बहुत परेशान में हैं और राशन पानी कुछ भी नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है।
तो बाढ़ से बर्बादी बेहिसाब। अगस्त में आसमानी आफत है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। देश के कई हिस्सों में लोग बारिश की बूंद के लिए तरस रहे हैं, तो कई इलाकों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। गुजरात के अगर सूरत की बात करें तो पूरा का पूरा शहर पानी पानी नजर आ रहा है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों के जरिए पानी से हुई बदहाली को आप देखिए, महसूस कीजिए वहां पे रहने वाले लोगों की दिक्कतों का। सड़कों को जो पानी है वो सैलाब का निगल चुका है। ओडिशा के कटक में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं। जिन खेतों में फसलें लहराती थी वहां पानी समुद्र बनकर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मध्य प्रदेश में इंद्रदेव ने बारिश पर ब्रेक जरूर लगाया है, लेकिन पिछले कई दिनों की बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो तमाम जो बाढ़ बारिश की तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, और अमूमन ये तस्वीरें हर राज्य से हमें मिल रही हैं। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात पर भी बारिश का संकट गहराया हुआ है। सूरत शहर जो है वो जलमग्न हो रखा है। एबीपी न्यूज संवाददाता धनराज बागले ने ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट भेजी है। आप देखिए उस रिपोर्ट को और अंदाजा लगाइए कि वहां पर रहने वाले जो नागरिक है वो इस समय किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में बरसाती पानी का नहीं लेकिन खाड़ीपुर का कहर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हो, लिंबायत के कमरू नगर इलाके का तस्वीरें है। इस तस्वीर में आप देख सकते हो 4 से 5 फुट जितना पानी फिलहाल देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ से जब निकल रहे हैं, कमर जितना पानी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि गुजरात के सूरत में ऐसी कोई बड़ी बारिश नहीं हुई है, लेकिन ये जो पानी आपको देखने को मिल रहा है ये गटर का पानी है, खाड़ी का पानी है, और ये खाड़ी का पानी रिहायशी इलाके में घुस चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हो, जहां नजर डालो वहां पर इस प्रकार की तस्वीरें नजर आ रही है। हर कोई दुकान है, हर कोई घर है, या कोई गाड़ी हो या 4 व्हील हो या बाइक हो, यहाँ पर हर कोई सामान डूबा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सूरत नगर निगम की ओर से यहाँ पर जो पानी है उसको बाहर निकालने के लिए मशक्कत की जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हो, कमर जितना पानी यहाँ पर लिंबायत इलाके के कमरू नगर इलाके में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फूड पैकेट्स भी दिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ खाड़ी का कहर देखने को मिल रहा है, सूरत जिले के कड़ोदरा हो, बारडोली हो या कड़ोद हो, वहाँ का जो बरसाती पानी है वो वालक खाड़ी में होकर के यहाँ पर सूरत में आ रहा है। और सूरत में आप तस्वीरें देख सकते हो, लिंबायत के मीठी खाड़ी इलाके में इस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिल रही है। हालांकि लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन की ओर से आप देख सकते हो डी वाटरिंग पंप है वो लगाया गया है, और इसके जरिए यहाँ से पानी है वो बाहर निकाला जा रहा है। इस प्रकार से जहाँ देखो वहाँ ये जो पंप है यहाँ लगाए गए हैं। हालांकि बरसाती पानी का कहर यहाँ पर देखने को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें यहाँ सूरत के लिंबायत इलाके में देखने को मिल रही है, लोग काफ़ी परेशान हैं। लो लाइन इलाका है, और इस लो लाइन इलाके में जिस प्रकार से खाड़ी का पानी भर चुका है, ऐसे में लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द ये गटर का पानी, खाड़ी का पानी बाहर निकाले, नहीं तो यहाँ पर रोग चढ़ा फैलने की दहशत यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैमरामैन राकेश पानवाला के साथ धनराज बागले, एबीपी न्यूज, सूरत। ये तस्वीरें हमने आपको गुजरात राज्य के सूरत की दिखाई। ओडिशा के कटक में भी बाढ़ बारिश से बुरा हाल है। कटक में सड़कें तालाब बन गई हैं और नदी नाले समुंदर। मनोज्ञा ने हमें कटक से खास रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी और तबाही की ये तस्वीरें। दरअसल मैं हूं इस समय उड़ीसा के कटक जिले के बांकी ब्लॉक में, और यहाँ पर नदी का नजारा आपको देखने को मिल रहा है कि क्या है स्थिति वर्तमान में। ये एक सड़क है, लेकिन सड़क अब नजर नहीं आ रही है, और पास ही में जो गांव है वो पूरी तरह से डूब चुका है। यानी कि चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ इसमें पानी भर गया है। महानदी नदी बाईं तरफ वहां दूर तक होती है, लेकिन पानी का प्रवाह इतनी तेज और इतना ज्यादा हो गया है, और जल स्तर बढ़ने की वजह से ये पूरा इलाका इस समय जलमग्न है। बाकी के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर पहुंचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो बाढ़ बारिश के बाद मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चाइना ताइवान विवाद की, तनाव की।
तो ये तस्वीरें देखी आपने। समुद्र में जंग की आजमाइश सिर्फ साउथ चाइना सी तक सीमित नहीं है। हिंद प्रशांत महासागर में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किया जा रहा है। सिंगापुर में 21 देशों की सीसैट एक्सरसाइज शुरू हो गई है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। इस एक्सरसाइज में ड्रोन ऑपरेशंस पर खास तौर पर जोर दिया जाएगा। वहीं 2 दिन पहले ही थाईलैंड के साथ चीनी वायुसेना भी अभ्यास में जुट गई है। प्रणय उपाध्याय का मैं रुख करना चाहूंगी, जो कि ताइवान की राजधानी ताइपे में मौजूद है। प्रणय, लगातार ये जो दबाव है चाइना की तरफ से ताइवान के ऊपर वो बढ़ाया जा रहा है और उधर एक युद्धाभ्यास भी तमाम देशों के द्वारा किया जा रहा है। कैसे समझा जाए इस पूरे हालात को यहां भारत में बैठकर? शोभना, मैं देख रहा था कि अब से कुछ देर पहले आप भारत में सड़कों पर समंदर की तस्वीर बता रही थी, लेकिन इस समय समंदर से चारों तरफ घिरा ताइवान एक अलग मुश्किल से घिरा हुआ है। और ये मुश्किल है जिस तरीके से चीन की तरफ से दबाव बढ़ाया जा रहा है इस पूरे इलाके के अंदर, जिस तरीके से चीन अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा है इस पूरे इलाके में, चाहे वो दक्षिणी चीन सागर का मामला हो या पूर्वी चीन सागर का मामला हो। और इस पूरे इलाके के में इस तनाव के मद्देनजर यही वजह है कि पूरे हिंद प्रशांत के क्षेत्र में कई सैन्य अभ्यास चल रहे हैं। और अगर हम बीते 1 महीने की बात करें तो उस समय के दौरान कई बड़ी एक्सरसाइजेस हुई हैं, चाहे वो रिम्पैक की एक्सरसाइज हुई जो हवाई के क्षेत्र में हुई थी, या इसके अलावा गरुड़ा शील्ड एक्सरसाइज हुई थी इंडोनेशिया के अंदर। और उसके बाद अभी भी सिंगापुर में 2 दिन पहले जो सी कैट एक्सरसाइज जिसका जिक्र आपने किया वो शुरू हुई। इसके अलावा 2 दिन पहले ही थाईलैंड और चीन ने फाल्कन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जो फाल्कन स्ट्राइक एक्सरसाइज है वो शुरू की है, और जिसके लिए चीन ने अपने कई बमवर्षक विमान, अवाक्स विमान और फाइटर जेट्स थाईलैंड भेजे हैं। और इसके अलावा ताइवान के इर्द गिर्द उसका युद्धाभ्यास चल ही रहा है। इसके अलावा जो मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज की है, जिसके अंदर अमेरिका के अलावा चाइना और जापान भी शामिल, अमेरिका के अलावा कोरिया और जापान भी शामिल थे। इस एक्सरसाइज के तहत ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट जो है वो अमेरिका ने किया है। तो अगर आप देखें इस पूरे इलाके को नक्शे पे अगर आप समझ सकें शोभना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जवाब आपसे और चाहूंगी, ये जो मछली पकड़ने के बहाने जो ताइवान को घेरा जा रहा है चीन के द्वारा, छोटा सा जवाब इस पर भी दे दीजिए। जी, ये बड़ी एक रोचक चीज है जिस तरीके से फिशिंग ट्रॉलर्स की पूरी फौज चीन ने उतारी है पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर के अंदर। आपको पता ही है ताइवान का बहुत सारा जो फिशिंग है वो एक्सपोर्ट चाइना के लिए होता है। बीते दिनों चाइना ने ताइवान से अपना फिशिंग एक्सपोर्ट जो है वो बंद कर दिया था। और साथ ही इस पूरे इलाके के अंदर फिशिंग को लेकर एक बड़ी समस्या रही है पिछले कुछ समय में, क्योंकि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा फिशिंग ट्रॉलर्स का फ्लीट है। और ऐसे में अगर चीन पूरे इस इलाके के अंदर बढ़ता है, इस इलाके में उसके फिशिंग ट्रॉलर्स मौजूद होते हैं, तो न केवल अंतरराष्ट्रीय मालवाहक जहाजों की आवाजाही के लिए समस्या खड़ी होती है, बल्कि ऐसे में जबकि सैन्य तनाव बढ़ा हुआ हो, जहाजों की टकराने की घटनाएं काफी बढ़ी हैं इस इलाके के अंदर कुछ सालों के दौरान। तो ऐसे में जबकि सैन्य तनाव बढ़ा हुआ हो, इस तरीके की चीजें और पेचीदगियां पैदा करती हैं और साथ ही आर्थिक संकट भी ताइवान के लिए मुश्किल कर देती हैं, क्योंकि फिशिंग को लेकर इस पूरे इलाके में, ये जो ताइवान स्ट्रेट का इलाका है, इसमें काफी खींचतान होती रही है पिछले कुछ समय के दौरान। और ऐसे में जबकि दोनों इलाकों के बीच में तनाव बढ़ा हुआ हो, ये चीजें और चीजों को और हालात को मुश्किल बनाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रणय आप। एक तरफ पहले ही विवाद इतना बढ़ा हुआ है नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद, और अब इस तरीके की घटनाएं पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन रही है। अब वो खबर जो है तो पाकिस्तान से, लेकिन उसका ताल्लुक सीधा सीधा हिंदुस्तान से भी है। पाकिस्तान में लोग हिंदुस्तानी विमान की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग से टेंशन में हैं। पाकिस्तान में ये चर्चा आम है कि बार बार भारतीय विमानों की लैंडिंग कोई सामान्य घटना नहीं है। आखिर भारतीय विमानों की आपात लैंडिंग पर पाकिस्तान में क्या कुछ कहा जा रहा है, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भारत से आने वाले खुसूसी तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग। एक बार फिर भारत के चार्टर्ड तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग। ये भारतीय मुसाफिर बरदार तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई है। इस तैयारे को जो है ATC कराची ने लैंडिंग इजाजत दी थी, जो लैंड किया था। सरजमीन पाकिस्तान की और विमान हिंदुस्तान का। विमान भी 1-2 नहीं बल्कि 3, जिनको की हाल में महीने भर के भीतर अलग अलग समय में पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। सबसे ताजा वाकया 15 अगस्त का है, जब हैदराबाद से दुबई जा रहे चार्टर प्लेन को कराची में इमरजेंसी में उतारा गया। इससे पहले 17 जुलाई 2022 को भी ऐसा ही वाकया हुआ, जब इंडिगो की शारजाह से हैदराबाद जा रही फ्लाइट को कराची एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। उससे पहले 5 जुलाई 2022 को स्पाइस जेट की दिल्ली से दुबई जा रही फ्लाइट की भी कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।
इस तरह 1.5 महीने के भीतर 3 भारतीय विमानों की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग अब पाकिस्तान में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसको लेकर पाकिस्तान में कई तरह की बातें होने लगी हैं। सायरा बानो ने सवाल किया कि वो 12 अफराद कौन थे जो कराची से दुबई रवाना हुए। सायरा बानो ने कहा कि 22 करोड़ आवाम को बताना होगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो तैयारी में बाहर भेजी जा रही हैं। पाकिस्तान में सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर उनके यहाँ अचानक इस तरह भारतीय विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग क्यों हो रही है। वजह बताई जा रही है कि इंजन से ऑयल लीक होने के बायस भारतीय तैयारे को कराची में उतारना पड़ा। भारत की निजी कंपनी का तैयारा मुसाफिरों को लेकर दुबई जा रहा था। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार में गृह मंत्री रहे शेख रशीद ने तो भारतीय विमानों के पाकिस्तान आने को लेकर एक नया ट्विस्ट दे दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ सरकार के मिनिस्टर इन विमानों से अपना पैसा दुबई भेज रहे हैं और ये सब पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले हैं। चौधरी साहब ये भाग जाएंगे। नहीं आ रही जी जी आगे आगे बस। देखें हालात इनके बस में नहीं है। इन्होंने जहाज पकड़ने हैं, इन्होंने जहाज पकड़ने हैं और भागने की कोशिश करनी है। $360 के बैग लेके निकला है, भागा है। 4 दफा इंडियन का जहाज खराब हुआ है 1 महीने में कराची पोर्ट पे। क्या लेके आया था? पाकिस्तान के मीडिया के एक हिस्से में भी भारतीय विमानों की कराची लैंडिंग को लेकर अब इसी तरह की बेसिर की बातों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। मुझे शक है कि इंडिया से जो तैयारे किसी बहाने से यहाँ पे उतारे गए हैं और इनमें कोई चीज़ें भर के या कोई माल दौलत पाकिस्तान की जो है ना बाहर शिफ्ट की जाएगी। तो प्यारे पाकिस्तानियों, खबरें निकलना शुरू हो गई हैं और 2 से 3 तैयारे जो पिछले चंद दिनों के अंदर उतरे, कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पर कि उनमें फॉरेन एक्सचेंज यहाँ से पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट किए गए हैं या किए जा चुके हैं। 15 अगस्त को भारतीय चार्टर विमान कराची में क्यों उतारा गया, इसको लेकर बहुत चीजें साफ नहीं हैं। लेकिन पिछले महीने जो 2 विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, उनमें से एक में तेल की लीकेज की समस्या पैदा हो गई थी, जबकि दूसरे में इंजन का मसला पैदा हो गया था। लेकिन पाकिस्तान की राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि इस तकनीकी समस्या को भी उन्होंने रहस्यों में लपेट दिया है। और इस समय मातृभूमि में एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार की नीतीश तेजस्वी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है। बड़ी खबर, आज सुबह पटना में बदमाशों ने सेना के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सुबह 3 बजे के आसपास की बताई जा रही है। बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से जवान को उस समय गोली मार दी जब वो पटना से गुवाहाटी के लिए राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। घटना पटना के कंकड़बाग इलाके थाने की है। तो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष नीतीश और तेजस्वी सरकार को घेर रहा है और अब इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर सवाल जरूर खड़े करती हैं। तो मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।